इन खतरों से लड़ते लड़ते तुम एक दिन थक जाओगे और तुम्हारे दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, हालात से समझौता करके पहाड़ जैसी उम्र गुजार देते हैं, मगर ये बात खमीर की होती है। मेरे खमीर में समझौते नहीं हैं। मैं इन बुज़दिल चूहों से डर कर अपनी जिंदगी तबाह नहीं करूंगा। डंके की चोट पर यहीं रहूंगा और उन्हें पीस कर रख दूंगा। वो जानता था कि मुझसे अपनी बात नहीं मनवा सकेगा, मगर वो अपने मुखलिसाना जज्बात के इजहार पर मजबूर था। मुझे मालूम था कि वो बदनीयत या बुज़दिल नहीं था। मैं उसे दिलासे देता रहा था कि मेरी तरफ से उसकी फिक्रमंदी में कमी आ सके। फिर फोन बंद कर दिया। जहांगीर से फोन पर बात करते हुए भी मेरा जहन मुश्तबा नेगरू में उलझा रहा। गोल्डन फार्मेसी के कुर्बो जवार में उसकी मौजूदगी खतरे का अलार्म बजा रही थी। मेरे कान अव्वल खान के दिए हुए ऑपरेटर्स के सिग्नल पर लगे हुए थे। मुझे उम्मीद थी कि वो नेगरू अपनी हरकतों के बिना पर एसटीएफ के 2 आदमियों की निगाहों से बच नहीं सकेगा। वो किसी बिल में मुझसे राब्ता करके उसके बारे में कोई इत्तला दे सकते थे। मुझे बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ऑपरेटर्स पर कॉल का सिग्नल आते ही मैंने उसे ऑन किया तो दूसरी तरफ से अव्वल खान मेरी तलाश में था। मैंने तहय्युर ज़दा आवाज में उसे अपनी मौजूदगी की इत्तला दी तो उसने बताया कि वो इस वक्त सादा लिबास में फार्मेसी के करीब मौजूद था और मुझसे मिलना चाह रहा था। वो अव्वल खान की ख्वाहिश थी जिसे रद्द करना मेरे बस से बाहर था। मैंने किसी ऊंच नीच की परवाह किए बगैर उसे अपने पास आने की दावत दी थी। इस गैर मुतवक्का पैगाम पर मेरा जहन उलझ गया। किसी प्रोग्राम के बगैर अव्वल खान क्यों मौजूद था? वो क्या करता फिर रहा था? उसे फौरी तौर पर मुझसे मिलने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? ये सब ऐसे सवालात थे जिनके जवाबात वही दे सकता था। मैंने अव्वल खान के बारे में हदायत देने के लिए मुनीर को आवाज दी थी कि दुकान के दरवाजे से अव्वल खान अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। कैबिन की दीवारें तारीक शीशों पर मुश्तमिल थीं। मैं आराम से बैठकर पूरी दुकान का जायजा ले सकता था, लेकिन बाहर वालों को कैबिन में मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकता था। मैंने शीशे के पार अव्वल खान की झलक देखते ही मुनीर को इशारा किया और वो मेरे हिमा पर अव्वल खान को अदब से कैबिन में ले आया। मैंने अपनी नशिस्त से उठकर तहय्युर अमेज मुसर्रत के साथ उसका इस्तकबाल किया। वेरी गुड, अव्वल खान ने सताइशी नजरों से मुख्तसर मगर आरास्ता कैबिन का जायजा लेते हुए कहा। अब मुझे इत्मीनान हुआ कि यहाँ तुम्हें बैठने के लिए एक कतरे महफूज गोशा मुयस्सर है। यहाँ से तुम्हारा आने जाने वाले पर नजर रख सकते हो। इस काले को भी तुमने यहीं से देखा होगा। तुम भूल रहे हो? मैंने उसे बिठाने के बाद खुद बैठते हुए कहा। मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुनाई थी, इससे मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी। तो मुझे याद है, उसने हंसकर बात संभालते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब था कि पहले तुमने यहीं से उसे ताका होगा, फिर बाहर जाकर इसका इम्तिहान लिया होगा। वो आया तो मैं कैश पर बैठा हुआ था। मैंने नरमी से कहा, आज मेरा काउंटर पर बैठने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे लिए काउंटर पर बैठना बहुत गैर महफूज है। यह दुरुस्त है कि तुम यहाँ जहांगीर के रूप में बैठे हुए हो, मगर वहां हर आने जाने वाला तुम्हारा चेहरा ज़हन-नशीं कर सकता है। आगे चलकर यह बात तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बाहर तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं? मैंने तजस्सुस अमेज लहजा में पूछा। दोनों अपनी जगह मुस्तैद हैं और अभी तक हर तरफ खैरियत ही खैरियत है। फिर तुम इस वक्त यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? फुर्सत थी, ड्राइव करता हुआ इधर निकल आया ताकि गोल्डन फार्मेसी के दर्शन कर सकूं। आदमियों से खैरियत की रिपोर्ट मिली तो सोचा कि लगे हाथों तुमसे भी मिलता चलूं। तुम्हारी तरफ से ग्रीन सिग्नल न मिलता तो मैं वापस चला जाता। कुछ देर पहले मुझे बाहर उसे नेगरो की एक झलक नजर आई थी। मैंने कदरे तो अक्कुफ के बाद उसे आगाह किया। फिर मेरी निगाहें उसे तलाश करती रह गईं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आज वो अपनी मगरबी वजह में था। तुम्हारे आदमी उसे नहीं पहचान सके होंगे। वो इंकिशाफ सुनकर अव्वल खान मुस्तरिब हो गया। यह नहीं हो सकता। उस नेगरू के बारे में मैंने अपने आदमियों को बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया था। वो किसी भी हुलिये में उनके सामने से गुजरता तो वो उसे पहचान लेते। तुमने बताया कि तुमने उसकी सिर्फ एक झलक देखी थी। हो सकता है कि तुम्हें मुगालता हुआ हो। मुझे अपनी निगाहों पर पूरा एतमाद है। वो मुगालता नहीं, हकीकत थी। मैंने इसरार किया। मगर वो यहाँ क्या कर रहा था? अव्वल खान खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। वो कल यहाँ ही पिटा था। वो इतनी जल्दी इधर का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो दुकान में मेरी आमद नोट करने के लिए यहाँ आया था। उसने अपना काम कर लिया था। इसके बाद वो यहीं कहीं मौजूद था। ये तुम कैसे कह रहे हो कि वो तुम्हारी निगरानी कर रहा था? मैंने उसे आई मैन के फोन के बारे में बताया तो वह हैरत से उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि उस आई मैन ने अपनी आंखों से तुम्हें दुकान में आते देखा और फिर किसी करीबी बोझ से दुकान का नंबर घुमा दिया? तुम्हारा सवाल बहुत सतही है। मेरी पूरी बात सुने बगैर तुम्हें कोई नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने सनसनीखेज खबर सुनाई है, मुझे पूरी तफसील बताओ। आईमैन से मेरी बराह रास्त गुफ्तगू के बारे में सुनकर वो हैरान रह गया। मैंने पूरे तसलसल के साथ उसे तफसीलात सुनानी शुरू कर दी।
وہ ایمن سے میری پہلی گفتگو نہیں تھی، اس سے پہلے بھی اسے بات کر چکا تھا مگر وہ روپ کوئی اور تھا۔ راجہ سے تشدد کے ذریعے ایمن کا نمبر حاصل کرنے کے بعد ہم نے بہت تیزی سے اس پر کام کیا تھا۔ اول خان نے موبائل کمپنی سے تصدیق کی تھی کہ راجہ کے ہاتھوں ٹوٹنے والے فون سے ایمن کو آخری کال اسی نمبر پر کی گئی تھی، اور پھر میں نے ماجد یمنی کا نام استعمال کر کے اس سے فون پر بات کی تھی۔ وہ گفتگو خاصی معنی خیز اور ڈرامائی رہی تھی۔ وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیٹ ورک کا ایک اہم مہرا تھا، اس لیے ماجد یمنی کا نام اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے دام میں لانے کے لیے 2 پانسے پھینکے تھے، اسے ڈینی کا سراغ بتانے کی کوشش کی تھی اور ایک مرے ہوئے فرضی ایمن کے سلور آئی بیچنے کا اندیا دیا تھا۔ اس کے لیے وہ دونوں سودے بہت پرکشش تھے، مگر وہ حد سے زیادہ محتاط آدمی تھا۔ میری ایک بات سے اسے شبہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے فون نمبر کے ذریعے اس کی کمین گاہ کا پتہ چلا چکا تھا۔ اس سے بات بنتے بنتے بگڑنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے آنے سے گریزاں تھے، مگر آخر میں یہ طے ہوا کہ میں اگلے دن اسے فون کروں گا اور مل بیٹھنے کا کوئی ایسا محفوظ طریقہ طے کر لیا جائے گا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اس فون نمبر پر ایمن کی موجودگی کا تعین ہو جانے کے بعد معاملے کو طول دینا وقت کی بربادی ہوتا۔ میں نے فوری طور پر اس کے گھر پر حملہ کرنے اور اسے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم B52 پہنچے تو مکفل مکان ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ ایمن ہماری توقع سے زیادہ چالاک اور پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ ٹھکانہ چھوڑ دیا تھا اور جاتے جاتے اس شخص کو بھی مار ڈالا تھا جس نے اسٹیٹ ایجنسی کی معرفت وہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ وہ پوری کہانی اول خان کے ذہن میں تازہ تھی۔ اب ایمن نے مجھے جہانگیر سمجھ کر فون کیا تھا۔ اول خان نے میری گفتگو میں کہیں دخل نہیں دیا، اپنے تجسس پر قابو رکھ کر خاموشی سے ساری تفصیلات سنتا رہا۔ میری بات مکمل ہوتے ہی اس نے کہا، پہلے تم نے ماجد یمنی بن کر اسے بات کی تھی، کیا وہ آج فون پر تمہاری آواز سن کر شبے میں نہیں پڑ گیا ہوگا؟ تم بھول رہے ہو کہ میں نے ماجد یمنی کے روپ میں آواز بدل کر اس سے بات کی تھی۔ میں اس معاملے میں بہت محتاط رہتا ہوں۔ آج بھی میں چوکنا ہو گیا تھا۔ منیر نے یہ بتا کر کہ کوئی فون پر انگریزی بول رہا ہے مجھے ہوشیار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی اصل آواز تبدیل کر لی تھی۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور وہ تمہارے فراق میں ہے۔ اس نے تم سے دوسری تمام باتیں دھوکہ دینے کے لیے کی ہیں، ورنہ وہ جہانگیر کو اعلی کار بنا کر تمہیں یعنی ٹینی کو پکڑنا چاہ رہا ہے۔ ہاں، اس نے اس معاملے کو ضمنی بنانے کی کوشش کی تھی۔ اسے یہ یقین ہو گیا کہ مجھے جہانگیر سے ذاتی پرخواہش ہے، پھر بھی اس کی دیدہ دلیری حیرت ناک ہے۔ کل اس کا ایک آدمی اس علاقے میں سلطان شاہ کے ہاتھوں پیٹا ہے اور آج اس نے ڈھٹائی سے تمہیں فون کر ڈالا۔ میری طرح وہ بھی بے صبرا ہے، وقت کی بربادی میں یقین نہیں رکھتا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ نیگرو ایمن نہیں بلکہ اس کا کوئی خاص آدمی تھا۔ اول خان نے صحیح نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہا، اس نیگرو نے بیم گن استعمال کر کے مجھے سنگین مغالطے میں ڈال دیا تھا۔ ایمن کے فون کے بعد میں نے خود اس کالے کی ایک جھلک نہ دیکھی ہوتی تو ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتا۔ اب ایمن کے علاوہ وہ کالا بھی ہماری نظروں میں آ گیا ہے۔ ایمن نے تم سے دکان میں کالے کی آمد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ مجھے مرعوب کرنے کے لیے دکان میں اپنے کسی آدمی کی آمد کا حوالہ دے گا، مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ میری حیرانی کے لیے اس نے اسی ایک نقطے کو کافی سمجھا ہوگا کہ اس نے ایسے وقت پر فون کیا جب میں فارمیسی میں موجود تھا۔ اس نے نیگرو کی آمد کا ذکر کیا، نہ اس کے جھگڑے کے بارے میں کچھ کہا۔ ان باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سلطان شاہ اور کالے کے تصادم کو اس نے ایک الگ تھلگ اور اتفاقی واقعہ سمجھ لیا ہے۔ ان دونوں کڑیوں کو یکجا کر لینے کے بعد اس کا رویہ مفاہمانہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مار کھا کر خود کو فاتح سمجھتا رہے۔ یہ بتاؤ کہ آج وہ نیگرو کیسا لگ رہا تھا؟ اول خان نے قدرے توقف کے بعد چونک کر پوچھا۔ میں اول خان کے سوال کا سبب سمجھ گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم یقین کر لو کہ میں کسی فریب نظر کا شکار نہیں ہوا۔ میں نے اسی کو دیکھا تھا، وہ کل سلطان شاہ کے ہاتھوں پیٹا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر کہیں کہیں ورم آیا ہوا تھا۔ اگر فاصلہ زیادہ نہ ہوتا تو شاید مجھے اس کے چہرے پر پڑے ہوئے نیل بھی نظر آ جاتے۔ نیل آج کل زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتے۔ تم فارمیسی چلا رہے ہو تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بازار میں آج کل ایسے اسپرے آئے ہوئے ہیں جو تیزی سے جلد میں سرائیت کر کے باریک شریانوں میں جمے ہوئے خون کو تحلیل کر دیتے ہیں۔ سوجن اپنے وقت سے ختم ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے پہچانا تھا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، وہ وہی نیگرو رہا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہ حرام زادہ کہاں غائب ہو گیا؟ تم اس کے بارے میں بار بار سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ اس علاقے میں ہے تو تفریح کرنے نہیں آیا ہوگا، اس کی دلچسپی اس دکان پر مرکوز ہے۔ تم ذرا سی دیر کے لیے دروازے پر گئے اور تم نے اسے دیکھ لیا۔
सवाल यह है कि मेरे आदमी उसे क्यों नहीं देख सके। वो मुसलसल तुम्हारी दुकान की निगरानी कर रहे हैं। मेरी नहीं, ये जहांगीर की दुकान है। मैंने बेसाख्ता उसकी तस्दीक की। बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि आदमी मुगालते में पड़ जाता है। जो कुछ सामने आता है वो नजर नहीं आता। कल वो किसी हद तक मशकूक हुलिये में था, आज मजरूह चेहरे के बावजूद मुअज़्ज़ज़ बना हुआ था। तुम्हारे आदमियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे आदमियों ने उसे सिरे से देखा ही नहीं था। तुमसे सुने हुए हुलिये के मुताबिक मैंने उन्हें ब्रीफ किया था। तुमने मुझसे सुना, उन्होंने तुमसे सुना। यह बात थोड़ी सी मुगालते वाली होती है। सुनी सुनाई बातें कभी चश्मदीद वाक़े या चीज़ जैसी नहीं होती। तुम्हारी बताई हुई तफसीलात में यकीनी तौर पर कोई ख़ास बात रह गई होगी जिसकी वजह से तुम्हारे आदमी उसे नहीं पहचान सके। मैं खुद एक चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद मैं इस खबीज़ को पहचान लूँ। उसने उठने का इरादा किया। मैंने उसका हाथ थाम कर उसे रोक लिया। इसका काम पूरा हो चुका, अब तक वो वापस जा चुका होगा। ये मालूम हो जाने के बाद वो नेग्रो आईमैन नहीं है, वो हमारा हदफ नहीं रहा। हमें बराह रास्त आईमैन पर हाथ डालना है। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाकर कहा। नेग्रो के साथ आज फिर कोई गड़बड़ हुई तो आईमैन बिदक सकता है। उसके साथ तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अभी उम्मीद है कि वो जहांगीर को राम करने के लिए तुम्हारे जाल में फंस सकता है। उससे छेड़छाड़ काम बिगाड़ देगी, लेकिन इसका पीछा करके उसके ठिकाने का पता जरूर चलाया जा सकता है। यह बात तय है कि वो आईमैन के एतमाद का आदमी है। एतमाद का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आईमैन ने अपनी बीम गन उसे दी हुई थी। वीरा ने किसी वक्त बताया था कि शी में सिल्वर आई और बीम गन आईमैन के 2 एजाज होते हैं। वो किसी कीमत पर अपनी ये दोनों निशानियां किसी और को नहीं देते। मैंने सर हिलाकर उसकी तायीद की और कहा, आईमैन खड़कने से भड़कने वाला मोहतात तरीन आदमी है। नेग्रो कितना ही चालाक क्यों ना हो, इतना मोहतात नहीं हो सकता। उसका ठिकाना मालूम हो जाए तो हम अंधेरों में भटकने से बच जाएंगे और मुनासिब मौका आने पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकेंगे। क्यों ना उसकी बजाय आईमैन पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। वो अगले 24 घंटों में तुमसे राब्ता करेगा। मैं तुम्हारे फोन पर ऑब्जर्वेशन लगवाए देता हूँ। इसका फोन नंबर रिकॉर्ड पर आने के बाद उसका पता मालूम करना बहुत आसान होगा। ऑब्जर्वेशन से बात नहीं बनेगी। उसकी तजवीज़ सुनकर मैंने संजीदगी से कहा। खुली खुली बातों पर मैंने अपना खौफ जाहिर किया तो उसने बताया कि उसके फोन पर CSD लगी हुई है। पता नहीं वो जादुई आला उसे कहां से मिल गया। तुम जानते हो कि CSD की मौजूदगी में लाइन पर कोई तीसरा सर्किट काम नहीं करेगा। अव्वल खान का मुंह लटक गया। अभी तक तुम्हारे सिवा किसी और के पास CSD की मौजूदगी का सबूत नहीं मिला था। अब तुमने ये खबर सुनाई है। हो सकता है कि राह वालों ही ने आईमैन को वो तोहफा दिया हो ताकि वो कराची में ज्यादा आज़ादी के साथ अपनी तकरीबी कार्रवाइयां जारी रख सके। मैं हैरान हूं कि CSD एक मुद्दत से राह वालों के इस्तेमाल में है। मैंने ताज्जुब से कहा, यह मैंने अमेरिका में बद्रीनाथ से हासिल की थी। CIA वाले अभी तक इससे महरूम हैं, हालांकि वो जदीद तरीन ईजादात के इस्तेमाल में खासी शोहरत रखते हैं। CSD जापान की रेड आर्मी की ईजाद है। वह ऐसी खौफनाक जेर ज़मीन तंजीम है कि उसके आम कारकुनों तक भी रसाई मुहाल है। ये मुकद्दर की बात है, राह वालों का उनसे सौदा हो गया। CIA वाले भी किसी न किसी तकदो में लगे हुए होंगे। अब हमारी कामयाबी का दारोमदार आईमैन की किसी गलती पर है। वो मुझसे दोबारा रजू करेगा तो बात आगे बढ़ेगी। उस औरत का भी कोई सुराग नहीं मिल सका जिसने B52 में फोन उठाने के बाद तुमसे जिरा की थी। अव्वल खान ने मायूसी से कहा, ख्वाबगाह में किसी शौकीन औरत की मौजूदगी के आसार पाए गए थे। मेरा ख्याल है कि वो आईमैन की कोई गर्लफ्रेंड है जिसे वो अपने साथ लिए फिरता है और जरूरत के वक्त उससे अपनी सेक्रेटरी का काम लेता है। औरतें अमूमन मुजरमों की तबाही का सबब बनती हैं। अभी इब्तदा है, हो सकता है कि आईमैन से पहले वो औरत है या लड़की ही हमारे सामने आ जाए और हम उसे अपनी कामयाबी के जीने के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इस दुकान में महबूस होकर तुम मेजबानी के आदाब भूल गए हो। क्या चाय नहीं पिलाओगे? अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी मंगवाता हूं, ये कहते हुए मैंने अपनी जगह छोड़ दी। बैठे रहो। अव्वल खान ने मुस्तरिब होकर मेरा हाथ थाम लिया। मुझे ऐसी चाय दरकार नहीं है जिसके लिए तुम्हें जाना पड़े। ये बाजार मेरे लिए नया है। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि चाय कहां से आएगी। ये काम कोई आदमी करेगा। मैं जरा बाहर का चक्कर लगा कर आता हूं। बाहर तुम्हें क्या काम है? अव्वल खान ने इश्तियाक अमेज़ लहजे में सवाल किया। बस दिल की एक खलिश दूर करना चाहता हूं। हो सकता है कि वो नेग्रो कहीं नजर आ जाए। नजर आ भी गया तो तुम क्या कर लोगे? वो तुम्हें पहचान लेगा। तुम उसका पीछा नहीं कर सकते। अभी हमने फैसला किया था कि आईमैन को घेरने के लिए फिलहाल नेग्रो को नजरअंदाज करना पड़ेगा। इस इलाके में इसको दोबारा जरा सी जिक पहुंची तो आईमैन पिछले वाकये को भी इसी से मिला लेगा। मेरा कुछ करने का इरादा नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं अपने दिल की खलिश दूर करना चाह रहा हूं। अव्वल खान ने बादल नुखास्ता मेरा हाथ छोड़ दिया। तुम बहुत जिद्दी आदमी हो।
तुम्हारे बाज़ बातें मेरी समझ से बाहर होती हैं। मैंने मुनीर को 2 प्याली चाय मंगवाने की हदायत की और दुकान से निकलता चला गया। बाहर आकर मैं गैर इरादी तौर पर उसी समत में चल दिया जिधर मैंने नेगरों की एक झलक देखी थी। राहगीरों की भीड़ में से आम अंदाज में गुजरते हुए मेरी नजरें हर तरफ का जायजा ले रही थीं। काफी दूर तक निकल जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी वो कोशिश बेसूद थी। अव्वल खान का यह अंदेशा दुरुस्त था कि अगर वो कहीं मौजूद भी था तो मुझे पहचानते ही किसी गोशे में छुप जाएगा। वापसी में दुकान के आगे से गुजरकर दूसरी समत में जाने का इरादा मैंने तर्क कर दिया। मैं दुकान में दाखिल होकर कैबिन में पहुंचा तो चाय की ट्रे मेज पर मौजूद थी और अव्वल खान मेरे मोबाइल फोन से खेल रहा था। मोबाइल फोन पर तुम्हारे लिए कॉल आई थी। 5 घंटियों के बाद फोन बंद हो गया। मैंने कॉल वसूल करने का खतरा मोल नहीं लिया। मैंने फोन उसके हाथ से लेकर देखा तो डिस्प्ले स्क्रीन पर आने वाली कॉल का अजनबी नंबर मौजूद था। वो किसी मोबाइल फोन का नहीं, आम फोन का नंबर था। यह बहुत बड़ी सहूलत है कि मोबाइल फोन पर घंटी बजते ही यह पता चल जाता था कि किस नंबर से फोन आ रहा है। इस वक्त तक आम फोन पर CLI की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। नंबर का सुराग लगाने का सिर्फ एक ही जरिया था कि एक्सचेंज में अपने फोन पर चंद घंटों या चंद दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन लगवा लिया जाए। अव्वल खान ने आईमैन को फोन नंबर का सुराग लगाने के लिए वही तजवीज पेश की थी जिस पर अमल करना मुमकिन नहीं था। आईमैन के फोन पर CSD लगी हुई थी। उसकी मौजूदगी में ऑब्जर्वेशन का कामयाब होना नामुमकिन था। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आईमैन गोल्डन फार्मेसी के पते और फोन नंबर से अज खुद वाकिफ हो चुका था। अगर मैं उसे हमा वक्ती राब्ते के लिए अपना मोबाइल फोन नंबर दे देता तो शायद वो आसानी से घेरा जा सकता था। वो जो ही मोबाइल फोन पर राब्ता करता उसका फोन नंबर मेरे इल्म में आ जाता। उसकी मदद से आईमैन की कमीनगाह तक पहुंचा जा सकता था। मेरा ख्याल था कि मोबाइल फोन के जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम में किसी तीसरे सर्किट के बगैर नंबर बताने का कोई ऐसा खुदकार तरीका मौजूद था कि CSD के जरिए लाइन बंद न होती। वो ख्याल जहन में पैदा होते ही मैंने घर का नंबर मिला लिया जहाँ फोन के साथ CSD मुंसलिक थी। आईमैन पर वो हर बार आजमाने से पहले इसका तजर्बा करना हर लिहाज से बेहतर था। दूसरी तरफ से वीरा ने मेरी कॉल का जवाब दिया और मेरी आवाज सुनते ही चहकने लगी। तुम बहुत फर्ज शनास दुकानदार साबित हो रहे हो। आज भी वक्त से गए हो। मेरी मानो तो तुम भी सारे चक्रों को छोड़ छाड़ कर मेडिकल या जनरल स्टोर खोल दो। ईमानदारी से खूब कमाओगे और वक्त भी आसानी से कटता रहेगा। अपने ये सुनहरे मशवरे अपने होने वाले शौहर के लिए महफूज रखो और मेरी बात गौर से सुनो। वीरा ने तनक कर मेरी बात काट दी। ये क्या बेहूदगी है। अभी अभी गजाला मुझे शादी के फायदों पर लेक्चर दे रही थी, अब तुम वही बोली बोल रहे हो। समझदार लोग हमेशा यकसां और सूदमंद मशवरे देते होंगे, मगर मैं ऐसी कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूं। मैं फोन बंद कर रहा हूं। जरा तुम CSD ऑन करके मेरे मोबाइल का नंबर मिलाओ। CSD इस वक्त भी ऑन है। तुम इस वक्त कहां से बोल रहे हो? दुकान ही में हूं। मैंने खुद पर जब्त करके उसे टेढ़ा जवाब देने से गुरेज किया और एक तजर्बा करना चाह रहा हूं। जब तक तजर्बे के बारे में नहीं बताओगे मैं फोन नहीं करूंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे फोन करो। मैंने गुर्रा कर फोन बंद कर दिया। अव्वल खान कड़क और खुशबूदार चाय तैयार कर चुका था। मैंने प्याली से पहला घूंट लिया तो मुझे यकीन था कि किसी भी लम्हे फोन की घंटी बज उठेगी। हम धीरे धीरे चाय पीते रहे। वक्त गुजरता रहा लेकिन मेरे मोबाइल फोन की घंटी नहीं बजी। वीरा के दिमाग पर कभी कभी बेमकसद जिद सवार हो जाती है। वो फोन नहीं करेगी, तुम किसी और से कहो। खासी देर की खामोशी के बाद अव्वल खान बोलने पर मजबूर हो गया। मुझे वीरा पर पहले ही ताव आ रहा था। अव्वल खान के तबसरे ने इन अंगारों को दहका दिया। मैंने खाली प्याली रखकर फोन के रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। मैंने बटन दबाने से पहले स्क्रीन पर अपने घर का नंबर देख लिया था। मैं मुसलसल कोशिश कर रही थी। मेरे कान में वीरा की उकताई हुई आवाज आई। CSD ऑन करके तुम्हारा नंबर नहीं मिला। आखिरी हिस्सा डायल करते ही CSD का बजर बोलने लगता है और लाइन मिलने से पहले कट जाती है और अंगेज टून सुनाई देने लगती है। फिर अब कैसे मिल गई? मैंने गुस्से की रो में पूछा। मुझे मालूम था कि तुम फोन के इंतजार में खोल रहे होगे। मजबूर होकर मैंने CSD ऑफ करके तुम्हारा नंबर मिलाया है। मैं एक गहरा सांस लेकर रह गया। वीरा जिद्दी और हर धर्म जरूर थी मगर वक्त और मौका की नजाकत को पूरी तरह समझती थी। तुम्हारे इस तजर्बे से मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ है। मैंने उसका तजस्सुस दूर करने की नीयत से कहा। CSD हर तरफ फुल प्रूफ है। इसे इस्तेमाल करके आदमी अपना नंबर पूरी तरह महफूज रख सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, तुमको पहले से मालूम थी। तुमने अभी तक मोबाइल फोन बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह बारीकी नहीं मालूम हो सकी। CSD ऑन करके किसी से मोबाइल फोन पर राब्ता नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर फोन करने वाले का नंबर आ जाता है। चाहो तो बात करो वरना घंटी बजने दो। लेकिन तुम्हें इस तजर्बे और तस्दीक की जरूरत क्यों पड़ गई? वीरा की आवाज में हैरत थी। मजबूरी है क्योंकि आईमैन CSD इस्तेमाल कर रहा है, मैंने मायूसी से जवाब दिया। वीरा मेरे जवाब पर शायद चौंक पड़ी। तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई?
اس نے خود بتایا تھا، میں نے دانستہ اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا۔ خود بتایا تھا؟ ویرا کی تحیر زدہ آواز ابھری۔ کیا وہ کالا دوبارہ تمہاری طرف آیا تھا؟